नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कोरोना के बाद कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और इसमें से एक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जहां पर हमने देखा है कि युवाओं का रुझान ज़्यादा बढ़ा है और बढ़ना ज़रूरी भी है। पढ़े लिखे युवा जो हैं वो फार्मिंग सेक्टर में उतरना चाहते हैं। युवाओं के लिए जॉब और बिजनेस के लिहाज से ये क्षेत्र नया क्षेत्र होगा और इसमें जैविक खेती और उत्पादों की बेहतर उत्पादकता के दम पर युवा रोजगार की नई राह भी बनाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 9 to 5 करने वाले और हाई सैलरीज लेने वाले जो मिलेनियल्स और जेनजी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो फार्मिंग सेक्टर में आके या किसानी करके अपनी रोज़मर्रा और अपने जीविका को बिता पाएंगे। लिहाजा इसके दूसरा पहलू एक यहाँ पर यह भी है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी एग्रीकल्चरल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कई तरह के तरीके के कोर्सेज अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो आपको फार्मिंग सिखा रहे हैं। खासतौर से पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो ऐसा हुआ है कि देश के युवाओं ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो भी दी है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस अब दिया जा रहा है। तो आज कंज्यूमर इज किंग में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और एग्रीकल्चर में युवाओं का रुझान कितना बढ़ा है, आगे चलकर हम किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को कितनी मदद इसके ज़रिए होती हुई देखेंगे। इसी पे हम बात करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ और हमारे मेहमान जो है वो आ भी गए हैं। विजय सरदना, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, नंद किशोर अग्रवाल, को चेयरमैन एग्री बिजनेस कमिटी PhD चैम्बर, और हेमेंद्र माथुर, फिक्की टास्क फोर्स ऑन एग्री स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बहुत ज़रूरी है पहले जो ज़मीनी हकीकत है उसको समझा जाए और किस तरह से पिछले 2 साल में ख़ासतौर से जहां हमने रुझान बढ़ता हुआ देखा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस पर हम पहले फोकस करते हैं क्योंकि जो तस्वीर बदली है उसके पीछे क्या अहम वजह है ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो हेमेंद्र जी, आपके पास ही ये सवाल लेकर पिछले 2 साल के बाद जो बदलाव हुए हैं या पिछले 2 साल में जो बदलाव हुए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर उन क्षेत्रों में से था जिसमें ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। लोगों की जिस तरह से हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन आ गई थी, उतना हालांकि उन्होंने नहीं झेला है। लेकिन जो हम कहानी आज बता रहे हैं कि 2 साल में युवाओं का रुझान बढ़ा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल सही बोला कि पिछले 2 सालों में कृषि क्षेत्र की तरफ काफी युवाओं का रुझान बढ़ा है। मैं काफी सारे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूं और मैंने देखा है कि पिछले 2 साल में ये संख्या ऑलमोस्ट 500 से बढ़ के करीब 2000 के ऊपर पहुंच गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में 2000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप बन गए हैं और मेरा मानना है कि अगले 5 से 7 साल में 10,000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप बन जाएंगे। और इसमें जो अधिकतर युवा हैं वो शहरों से आते हैं, काफी लोग टेक बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग मॉडल बनाए किसानों के लिए। कोई दे आर कनेक्टिंग फार्मर विद मार्केट, कोई फार्मर को अच्छे इनपुट दे रहा है, कोई फार्मर को अच्छी एडवाइस दे रहा है, कुछ फार्मर को अच्छे दर पे लोन दिलवा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल ही नए तरह के जो मॉडल जो कभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे वो सब मॉडल उभर के आए और इसमें डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो जितने भी युवा पीढ़ी आ रही है, स्पेशली जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने हमारी जो फूड वैल्यू चेन को डिजिटाइज करने की कोशिश करी है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ये जो युवा जो शहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, ये जो गांवों के युवा हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। जो जितने भी मॉडल्स आप देखेंगे उसमें गांव का जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो ड्रोन उड़ाने में हो, चाहे प्राइमरी प्रोसेसिंग में हो, चाहे वेयर हाउस चलाने में हो, चाहे बी कीपिंग में हो। तो इस तरह के काफी जो इनोवेटिव मॉडल जो स्टार्टअप ने प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें जो हमारे गांव का युवा है उसकी भी भागीदारी है। एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि किस तरह इंडिया और भारत कनेक्ट हो रहे हैं इन जो नए तरह के स्टार्टअप आए। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम 10,000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप जो हम मुझे काफी संभावना लग रही है कर पाए, तो कम से कम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल सकता है गांवों में। इतनी इसकी पोटेंशियल है और वो बिल्कुल उसमें नई तकनीकें किसानों के लिए, नए बिजनेस मॉडल्स, किसानों को मार्केट से कनेक्ट करने के नए पहलू,
और काफी नई तरह की चीजें उभर के आएगी। तो मेरा एक मानना है कि युवा चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, और जो इनोवेशन एक मोमेंटम शुरू हुआ है हमारे देश में, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मेरा मानना है कि ये जो कुछ स्टार्टअप जो बड़े हो गए हैं, वो काफी यंग स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो एक उदाहरण बन रहे हैं कि गांवों में जाके कृषि क्षेत्र में भी आप बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। हमारा 70-80% जनता गांवों में रहती है, और मेरा मानना है कि वो मार्केट अभी अनएड्रेस्ड है। और जो एग्री टेक से रूरल टेक, क्लाइमेट टेक, इसमें काफी सारे मॉडल आएंगे, और इसमें युवाओं का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। विजय जी, थोड़ा ज़मीनी हकीकत समझते हैं आपसे। यहाँ पर बहुत सारे पहलू पर हिमेंद्र जी ने अपनी राय तो रखी है, और बहुत सारे पहलुओं पर आप भी उनसे इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन देखिए, जब एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करते हैं, जीडीपी का लगभग 1/5 हिस्सा है इससे, ठीक है। हमारी इकॉनमी का बैकबोन हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। लेकिन फिर भी जो रुझान है वो काफ़ी समय तक बहुत ही ठंडा रहा है, जहाँ तक लोगों का सवाल है इसको एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन की तरह अपनाने का, ख़ास तौर से अब जब युवा इसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही पैंडेमिक के दौरान जो लोगों ने अब रियलाइज किया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, स्ट्रेस कम लेना, ये तमाम फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आप उसको फार्मिंग कहिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहिए, जो कि आज काफ़ी ट्रेंड में है, लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा उस ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन आप क्योंकि इस एरिया के एक्सपर्ट हैं, तो हमको बताएं कि पिछले 2 साल में ज़मीनी हकीकत के लिहाज से कितने जेनजीज, कितने मिलेनियल्स ने वाकई पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखाई है, और वो अच्छा कर भी रही हैं। भले ही शुरुआत में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ चीजें ना चली हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मारी। क्या इस तरह की कोई कहानी है आपके पास? सवाल मेरे से है? जी विजय जी। जी, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, ये एक कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिसपे आज तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि समाज की स्थिति डेली वेज वर्कर के माइंडसेट की थी। लेकिन पिछले 10-15 साल के अंदर जो इस देश में बदला है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। एक सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर का बेनिफिट है, ये है रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। इररिस्पेक्टिव, आप कभी भी किसी भी हालत में देखिए, कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी हमेशा डिमांड में रहती है, रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एक बात हमें समझनी होगी कि दुनिया में किसी भी सेक्टर में रिसेशन आ जाए, एग्रीकल्चर में नहीं आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो मार्केटेबिलिटी। रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमेशा बिकती हैं। जैसे बाकी सेक्टर्स में होता है कि आपके पास इन्वेंट्री आ गई, मॉडल पुराना हो गया, कोई और चीज हो गई, मोबाइल कंपनीज में टेक्नोलॉजी बदल गई, तो आपके पूरी की पूरी कंपनियां खत्म हो जाती हैं। एग्रीकल्चर में आपने कभी ऐसा होता नहीं देखा होगा, अनलेस देयर इज ए मासिव वेस्ट मैनेजमेंट, बाजार की तरफ से दिक्कत नहीं आती। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है चेंजिंग सोसाइटी। एक समय था जब हम छोटे शहरों में रहते थे, हमारे पास टाइम था, ज्वाइंट फैमिलीज थी। आज समाज बदल रहा है, आज हम बड़े शहरों में रह रहे हैं, अर्बनाइजेशन है, हर आदमी अपने टाइम की वैल्यू समझ रहा है, आपके जमीन की वैल्यू समझ रहा है। पहले आपके जमीन की कीमत होती थी, मान लीजिए 5,000 रुपए एकड़, आप उसमें गोडाउन बना के रख सकते थे। आज जमीन की कीमत है 50 लाख रुपए एकड़। आप नहीं चाहेंगे कि आप इन्वेंट्री बनाएं, आप जस्ट इन टाइम, जैसा इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट होता है वैसा फूड लाइन में कॉन्सेप्ट आ गया। न्यूक्लियर फैमिली होने से टाइम कंस्ट्रेंट हुआ। दूसरी बात जो हम लोग नहीं इस पूरे सिस्टम को अप्रिशिएट करते, कि एग्रीकल्चर एंड फूड इज ए हाईली स्किल्ड एक्टिविटी। अभी तक क्या था कि एग्रीकल्चर का मतलब था लेबर जॉब, लेकिन जैसे जैसे नए कानून आ रहे हैं, एनवायरमेंटल कानून आ रहे हैं, फूड सेफ्टी के कानून आ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के कानून आ रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित कानून आ रहे हैं, तो जो लेबर एक्टिविटी थी वो नॉलेज इंटेंसिव एक्टिविटी बनती जा रही है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अभी तक हम सिर्फ रॉ मटेरियल और कमोडिटी तक सीमित थे, आज समाज में वैल्यू एडिशन और वैरायटी की बात हो रही है। अगर आप इन सब चीजों को जोड़ दें तो एक इतना बड़ा सेक्टर निकल के आता है जिसमें 140 करोड़ तो हिंदुस्तानी हर रोज दिन में 3 बार खाना खाता है, और करीब 1 बिलियन की आबादी लाइव स्टॉक की है जिसको भी फीड और खाना चाहिए। तो आपके सामने इतना बड़ा बाजार है, और जब आप उसका सप्लाई साइड देखते हैं तो उसमें इतनी सारी इनएफिशिएंसी है
कि जो पढ़ा लिखा युवक है, जिसके पास स्किल सेट है, कैपेबिलिटी है, वो ये सोचता है अगर मैं अपने स्किल का इस्तेमाल अगर इस सेक्टर में करूंगा तो शायद समाज का भी फायदा होगा और मेरा भी मुनाफा होगा। ये दोनों चीजें पूरा एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को और यूथ को अट्रैक्ट कर रही हैं। पहले हम एग्रीकल्चर में बात करते थे हल और खेत की और बीज की, आज हम बात करते हैं ड्रोन और टेक्नोलॉजी की और एप्स की। तो जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है, यूथ को टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट करती है। और जब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी तो निश्चित रूप से यूथ भी अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि बिल्कुल। वो जाके खेती नहीं करना चाहता, वो जाके हल नहीं चलाएगा, लेकिन हल चलाने वाले को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे सकता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि समाज में इस समय आपको जो गांव में रूरल यूथ है, जो हल चलाना जानता है, उसको अर्बन यूथ अगर नॉलेज और स्किल ट्रांसफर करता है, जिससे रूरल यूथ की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है जो आपको स्टार्टअप्स के रूप में दिख रहा है। बिल्कुल, तो वायबिलिटी तो है, वो आपने समझा दिया अच्छे से। बहुत सारे आपको कल्मिनेशंस करनी होंगी टैलेंट्स के, स्किल्स के, और उसके ज़रिए, और ख़ासतौर से टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, ज़रिए बहुत सारे हैं इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए, वजह बहुत सारी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर नंद किशोर जी जिस पर आप शायद विस्तार से हमको समझाना चाहें, वो है एक मॉनिटरी फैक्टर। हम जो अर्बन यूथ की बात कर रहे हैं, अर्बन मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, उन्हें तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करने का शौक है, उनको तो हाई डेजिग्नेशंस में काम करने का शौक है, उनको तो हाई सैलरीज लेने का शौक है। जहां तक पैसों की बात है, कमाई की बात है, क्या ये सेक्टर जितना वो कॉर्पोरेट कल्चर में आज कमाते हैं उससे ज्यादा कमा कर दे सकता है? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी जानकारी दी है जी। लेकिन आज का जो यूथ है वो पहले सर्विस सेक्टर में सोचता था कि मैं 5 लाख का पैकेज या 10 लाख का पैकेज या 20 लाख का पैकेज साल में करूंगा और नौकरी करूंगा और अपना फैमिली चलाऊंगा। लेकिन अभी जो ये पिछले कुछ वर्षों में जो अब नया परिप्रेक्ष्य हुआ है, स्टार्टअप का हुआ है, और एक कॉन्सेप्ट आया फार्म टू फॉर्क, कि अब जो फार्म की चीजें वो सीधा कंज्यूमर तक जाएं। इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे स्टार्टअप आगे आ रहे हैं, मेरे अनुभव में भी आए हैं। मैं कुछ का अगर आपको वर्णन करूं, जैसे फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर का एक बहुत बड़ा सेगमेंट इस समय क्रिएट हो गया है इंडिया में भी, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर अभी नया यूथ आए और 1 एकड़ के ऊपर जो नॉर्मल फार्मर शायद एक क्रॉप में 10-20 हजार रुपए 1 एकड़ पे कमा पाता है, वो अगर युवा जो नया एग्रीकल्चर में यूथ आ रहा है वो पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते अगर फ्लोरिकल्चर में जाएगा तो 1 एकड़ के ऊपर 1 लाख 2 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। इसी प्रकार अगर फ्लोरिकल्चर के साथ में ही हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में भी अब ये फूड हैबिट्स जो चेंज हुई है हमारे सोसाइटी के अंदर, अब पहले इतना कंजम्पशन वेजिटेबल का या फ्रूट का नहीं होता था, तो उस क्षेत्र में भी देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर में बहुत स्कोप बढ़ा है। कंप्लीट के फूड जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर की मार्केटिंग, उसकी सप्लाई चेन, वो उसमें बहुत स्कोप है और बड़े स्टार्टअप आने की संभावना पूरी है। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं और इसी विषय पर बात करते हैं। आप बात करेंगे, देखिए इस देश के अंदर में एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया कि एक होटल की रिक्वायरमेंट थी कि हमें रोजाना मशरूम की आवश्यकता है। 4-5 होटल, उनके होटलों की चेन है, तो उनको सप्लाई करने के लिए मशरूम की आवश्यकता है, और उन्होंने फार्मर से ही 10 एकड़ लैंड रेंट पे लेकर के और उसकी फार्मिंग की। ही इज मेकिंग ह्यूज मनी फ्रॉम दिस प्रोडक्शन ऑफ द मशरूम। तो ये आने वाला जो समय है, फूड हैबिट्स चेंज हुई हैं, कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल, कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड इस तरह की बहुत सारी जो अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काफी रुझान है। जो हमारी सोसाइटी है उसका भी रुझान है कि ऑर्गेनिक हो, तो ऑर्गेनिक के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। फिर अब कंज्यूमर ये चाहता है कि सारे साल मुझे टमाटर मिले,
कंज्यूमर चाहता है सारे साल मुझे हर सब्जी मिले। तो अब जो क्लाइमेटिक सिचुएशन के हिसाब से सब्जी होती है, मौसम के हिसाब से, तो भी वो सारे साल सब्जी मिलती है, तो उसका प्राइस ग्रोअर को बहुत अच्छा मिलता है। उस क्षेत्र में भी युवा काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको बहुत स्कोप है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी सर्विस, वो अपना ही ये व्यापार करे। और जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, तो आज के जो युवा हैं उसमें इतनी इनोवेशंस की एक पैशन आ गई है कि कुछ ना कुछ हम इनोवेशन करें और हम अपना व्यापार करें, अपना बिजनेस करें। एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। नॉट ओनली दी प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इफ यू go to the side of food processing, huge scope is there. बहुत सारे पैमाने हैं जिस पर काम किया जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रेनिंग के लिहाज से, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर किसी को इस सेक्टर में कदम रखना भी हो, हेमेंद्र मुझको ये समझाएं किस तरह के कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। अगर मैं भारत की ही बात करूँ, किसी को अगर फुल फ्लेजेडली इसमें उतरना हो तो स्पेशलाइजेशन कहाँ से मिलेगी? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से इसमें हमें कई कदम उठाने पड़ेंगे। आज हम जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज देखे हैं, हाँ। मेरी आवश्यकता है कि हम उन्हें एक नए तरीके से देखा जाए। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को जैसे आज की डेट में डेटा साइंस नहीं पढ़ाई जाती। आप देखिए एग्रीकल्चर इतना बड़ा क्षेत्र है और इसमें AI ML जो भी हम जिनके मॉडल्स की बात करते हैं उसका बहुत स्कोप है, क्योंकि इतने वेरिएबल्स हैं, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इतनी वोलेटिलिटी है। तो डेटा साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है जिससे कि हम प्रेडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं। किस खेत में कब कीड़ा लगने वाला है, आप सैटेलाइट से पता लगा सकते हैं कि किस खेत में कौन सी क्रॉप उग रही है। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि उससे कितना यील्ड निकलेगा। आप सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेट कर सकते हैं, सॉइल के NPK निकाल सकते हैं। बट आपको इसमें सिर्फ एग्रोनॉमी की नॉलेज नहीं लगेगी, आपको इसमें डेटा साइंस की भी समझ होनी चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा जो रिक्वेस्ट रहा है सरकार से और सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से, ICR से, IARI से, कि हम अपने कोर्सेज को नए दिशा में ले जाएं, नए कोर्सेज सम्मिलित करें, जिसमें जैसे डेटा साइंस हो गया। अब इतना बड़ा रोबोटिक्स और कंप्यूटर विजन की इतनी एप्लीकेशन मैं बता नहीं सकता। मैकेनाइजेशन हमारे खेतों में बहुत बड़ी जरूरत है। हाँ, हमें इम्प्लीमेंट्स तो चाहिए हैं, मैकेनिकल टूल्स, बट कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है। अब वो पढ़ाई नहीं जा रही। कृषि के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, तो हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी हमें बनाना पड़ेगा। हमें जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या बाकी भी जो ग्रेजुएट्स हैं जो दूसरे विषयों में पढ़ रहे हैं, उन्हें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत ही हम उनको इक्विप कर पाएंगे। आज स्टार्टअप्स का भी चैलेंज ये आता है कि जिसको टेक्नोलॉजी की तरफ नॉलेज है उसे एग्रोनॉमी की नॉलेज नहीं है, जिसे एग्रोनॉमी की नॉलेज है उसे मेट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, जिसे मेट्रोलॉजी की उसे हाइड्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। और ये सारी स्ट्रीम्स को साथ में लाना पड़ेगा। तो हमें एक मेरे ख्याल से पूरा एक कोर्स करिकुलम ओवरहॉल करने की जरूरत है। सो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जैसा हमने विदेशों में भी देखा है कि रूरल क्षेत्र में ट्रेनिंग कई देशों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली लोगों को रूरल एक्सपोजर नहीं है। मैं तो चाहता हूँ IIT, IIM, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज तो ही हैं, उन्हें कम से कम 6 महीने के लिए, चाहे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, मैं नहीं बोलता मैंडेटरी करें, मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती किसी से कराई जाए, बट एक ऑप्शन दें कि आप जाके गांवों में देख के आइए। क्योंकि जब तक आप गांवों में रहेंगे नहीं तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं होते। आप अपने परसेप्शन बहुत जरूरी तो मैं ऐसे नहीं, ये सब चीजें आपके करिकुलम में भी शामिल करें ताकि बच्चे बहुत कम उम्र से ही थोड़े से और जागरूक हो जाए और इसकी अहमियत को समझे, इसकी ज़रूरत को समझे। विजय जी, मुझे ये बताएं कि युवाओं का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि उन्हें प्रोत्साहन देना भी चाहिए इस क्षेत्र में और आगे कदम उठाने का। लेकिन अब तक जो युवाओं की एंट्री आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में, वो किस चीज़ की फार्मिंग के लिए हो रही है? अक्सर खबरों में तो हम दरअसल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ज़्यादा सुनते रहते हैं, तो वो कौन से ऐसे फार्मिंग के क्षेत्र हैं जहां पर मिलेनियल्स, जेन ज़ी और युवा भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर?
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि हमें एग्रीकल्चर फार्मिंग में यूथ नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर फार्मिंग की एक्टिविटी हमारा गांव वाला शहर वाले बच्चों से ज्यादा फिजिकली फिट है, इकोसिस्टम को समझता है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत नॉलेज इंटेंसिव एक्टिविटी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक कंप्यूटर का प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए लैंग्वेज सीखते हैं C++, और आप कंप्यूटर साइंस को बोलते हैं नॉलेज इंटेंसिव एक्टिविटी है। एक किसान को जमीन को समझना होता है, बीज को समझना होता है, पर्यावरण को समझना होता है, वहां लगने वाले कीड़ों को समझना होता है, उनके बिहेवियर को समझना होता है, उनके कंट्रोल करने के सिस्टम को समझना होता है, कब फर्टिलाइजर देना है, कब नहीं देना है, कब पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, कब नहीं करना है, कब मॉइस्चर देख के जमीन में इरिगेशन करना है, तब नहीं करना है। आज अगर आप एक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट दुनिया में एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें 310 तरह के चेक पॉइंट्स हैं टू मीट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद भी एग्रीकल्चर को हम नॉलेज इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं। ये हमारी अर्बन मानसिकता की कमजोरी है। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड। हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, जो नॉलेज बेस है एग्रीकल्चर, उसको कभी रेस्पेक्ट नहीं दिया एज ए सोसाइटी, इसीलिए एग्रीकल्चर पीछे रह गया। पहली बात, इजराइल ने दिया, यूरोप ने दिया, नीदरलैंड ने दिया। जिस देश ने एग्रीकल्चर की नॉलेज को रेस्पेक्ट दिया, वो आज सारे बाकी सेक्टर्स में भी और क्वालिटी वाइज भी हमसे काफी आगे हैं, प्रोडक्टिव में भी आगे हैं, परफॉर्मेंस में भी आगे हैं। अब आती है बात कि कहां यूथ को फोकस करना चाहिए। यूथ को फोकस करना चाहिए जहां पे मिसिंग लिंक्स हैं। सबसे बड़ी बात, आप और हम दिल्ली में बैठ के या शहरों में बैठ के आज 80 से 100 रुपए किलो सब्जी खरीदते हैं। किसान को वही सब्जी 5 से 7 रुपए में मंडी में बेचनी पड़ती है। ये जो इनएफिशिएंसी है, इसको एड्रेस करने के लिए यूथ की जरूरत है, ताकि वो नई मैनेजमेंट स्किल लाएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं, नए लॉजिस्टिक सिस्टम लाएं। क्योंकि अगर किसान को 10 रुपए मिल रहा है और उसी शहर, उसी खेत से 20 किलोमीटर दूर अर्बन कंज्यूमर 80 से 100 रुपए में खरीद रहा है, इससे बड़ी दुनिया में इनएफिशिएंसी का मॉडल कहीं नहीं हो सकता। यहां पे नए मैनेजमेंट की जरूरत है, यहां पे आईएम्स की जरूरत है, यहां पे आईआईटीज की जरूरत है, जो वो काम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने एग्रीकल्चर को मेंटली नॉलेज इंडस्ट्री नहीं माना, इसलिए यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मीडिया और समाज और पॉलिटिकल क्लास को एग्रीकल्चर को नॉलेज एक्टिविटी मानना चाहिए, ताकि बेस्ट टैलेंट आए, बेस्ट रिसोर्सेज आए, बेस्ट नो हाउ आए, ताकि देश की जो वेस्टेज हो रही है, इनएफिशिएंसी से हम उसको एड्रेस कर सके। बिल्कुल सही। तो यूथ को फोकस करना चाहिए जहां जहां अपने आसपास, और इसके लिए आपको दुनिया में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से मंडी जाएं, सब्जी मंडी जाएं, मोहल्ले में जाएं, देखें कि वहां पे जो चीज उनको खरीदी ना, टेक एनी एग्जांपल, आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी, भिंडी, जो भी है, ग्राउंड रियलिटी जाने, ये बहुत जरूरी बात है। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। नंद किशोर जी, आपका लास्ट टेक क्या होगा इस पर? आप शायद म्यूट पर हैं सर। देखिए, जब किसान हल चलाता था बैलों की जोड़ी से, आज 90% से ऊपर फार्मर ट्रैक्टर पे आ गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया ट्रैक्टर के माध्यम से, भी फार्मर ने अडॉप्ट किया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी शुरू कहीं से की गई है। ऐसे ही जो और टेक्नोलॉजी है, फार्म मैकेनाइजेशन की, या कौन सी क्रॉप रोटेशन हमें देनी है कि उसको उसका बेटर प्राइस मिले, ये सारी चीजें जो अभी नया यूथ पढ़ के निकला है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट और डिफरेंट कोर्सेज जो शुरू हुए हैं, उसके माध्यम से अब जो नया यूथ है वो दे आर कमिंग इनटू द फार्मिंग। वो फार्मर का बच्चा भी है, और विलेज के अलावा जो कस्बे हैं वहाँ के बच्चे भी जो पढ़ के निकल रहे हैं, उनको भी ये लगता है कि हमारे जो आसपास के एरिया में फार्मिंग होती है, उसको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द सर्वेज, हम अपना बिजनेस करें
तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आएगी, एक दिन में या एक साल में आ नहीं सकती है। यस, गवर्नमेंट ने बहुत, हमारी सरकार ने बहुत इस पर काम किया है, बहुत फोकस है सरकार का, बहुत इंसेंटिव्स और सब्सिडीज गवर्नमेंट देने की तैयारी में है। और पूरी इस समय चाहे वो डिफरेंट एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी हैं या पूसा है या ICAR है, ये सब लोग इस काम पे लगे हैं कि टेक्नोलॉजी फार्मर के पास कैसे जाए। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, फार्मर सर्विस सेंटर एक कॉन्सेप्ट आया है कि फार्मर को एक ही वन स्टॉप शॉप पे सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ ये एक रेवोल्यूशन आएगा और इन सब में यूथ की जरूरत पड़ेगी, एजुकेटेड नॉलेजेबल यूथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये आने वाला समय जो है, आप देखेंगे पिछले आने वाले 4-5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन और बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी आने की संभावना मैं देख पा रहा हूँ अगले 4-5 सालों में। और एग्रीकल्चर हमारा बहुत आएगा और पूरे वर्ल्ड को हम फूड दे पाएंगे। इंडिया को लीड लेनी होगी और इंडिया लीड ले भी रहा है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप और हम चर्चा पर बैठे तो किस तरह से लीड ले ली है भारत ने और किस तरह युवा जो है पुरजोर अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं इस क्षेत्र में, इस पर हम चर्चा करें एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।